2012 का वो दिन था जब मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री अपना बोर्डिंग पास लेकर गेट नंबर 14 पर पहुंचा। उसने काउंटर पर अपना टिकट दिखाया। काउंटर के पीछे बैठी लड़की ने एक बार स्क्रीन देखी, फिर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सर, ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है। यात्री ने पूछा, अगली फ्लाइट कब है? लड़की की आंखें भर आई। उसने कहा, सर, अगली फ्लाइट शायद कभी नहीं। किंगफिशर एयरलाइंस, भारत की सबसे शानदार, सबसे ग्लैमरस, सबसे महत्वाकांक्षी एयरलाइन, उस दिन हमेशा के लिए जमीन पर बैठ गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी के बंद होने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसके सपने इतने बड़े थे कि उन्हें उठाने वाले पैर कभी जमीन पर टिके ही नहीं। ये कहानी है घमंड की, दिखावे की और उस सच्चाई की जो हर बड़े पतन के पीछे छुपी होती है। विजय माल्या, ये नाम सुनते ही एक तस्वीर उभरती है। महंगी विदेशी कारें, विशाल याट, शैंपेन की बोतलें, खूबसूरत लोगों से घिरा एक इंसान जो हमेशा हंसता रहता था, जिसे दुनिया किंग ऑफ गुड टाइम्स कहती थी। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर थी जिसे देखना किसी को पसंद नहीं था। वो तस्वीर थी हजारों कर्मचारियों की जिन्हें महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी, उन यात्रियों की जिनके टिकट पैसे डूब गए थे, उन बैंकों की जिनका करोड़ों रुपया वापस आने का नाम नहीं ले रहा था। तो शुरू करते हैं उस इंसान से जिसने एक ऐसी एयरलाइन बनाई जो अपने समय में भारत की सबसे लोकप्रिय एयरलाइन थी और जिसने उसे बर्बाद भी किया। विजय माल्या का जन्म 15 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज के चेयरमैन थे, यानी शराब का कारोबार। जब विजय माल्या महज 28 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और उन्हें एक विशाल कारोबारी साम्राज्य विरासत में मिला, यूबी ग्रुप, यूनाइटेड ब्रूअरीज, जिसके तहत किंगफिशर बियर आती थी जो भारत की सबसे बड़ी बियर ब्रांड बन चुकी थी। माल्या ने इस कारोबार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने शराब की दुनिया में डियाजियो जैसी कंपनियों से डील्स की, ब्रांड्स खरीदे, अपना साम्राज्य फैलाया। लेकिन माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक लाइफस्टाइल थे, एक ब्रांड थे। वो सोचते थे कि जो इंसान इतने शानदार तरीके से जीता है वो जो भी छुएगा सोना बन जाएगा। 2003 में उन्होंने ऐलान किया वो एक एयरलाइन बनाएंगे, और वो एयरलाइन कोई आम एयरलाइन नहीं होगी। जब 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान भरी मुंबई से दिल्ली, तो भारत ने पहली बार किसी एयरलाइन को इस तरह देखा था। लाल रंग के विमान जिन पर किंगफिशर का शाही लोगो था, अंदर घुसते ही लेदर सीटें, व्यक्तिगत टेलीविजन स्क्रीन, ताजे फूल और किंगफिशर एयर हॉस्टेस जो विशेष रूप से चुनी गई थीं, विशेष रूप से ट्रेन की गई थीं और जिनकी वर्दी किसी फैशन डिजाइनर ने बनाई थी। यात्रियों को बोर्डिंग के समय वेलकम ड्रिंक दिया जाता था, विमान में संगीत बजता था। ये सिर्फ उड़ान नहीं थी, ये एक अनुभव था। माल्या ने कहा था, हम सिर्फ यात्रियों को उड़ाने नहीं जा रहे, हम उन्हें एक फील देने जा रहे हैं कि वो किसी खास जगह पर है। और शुरुआत में लोगों ने ये फील ली। किंगफिशर तेजी से लोकप्रिय हुई। अमीर यात्री, बिजनेस ट्रैवलर, बॉलीवुड के लोग सब किंगफिशर उड़ाना चाहते थे। ये एक स्टेटस सिंबल बन गई थी। लेकिन इस चमक दमक की नींव में एक गहरी दरार थी, और वो दरार थी पैसे की। एविएशन इंडस्ट्री को समझना जरूरी है, ये दुनिया के सबसे मुश्किल कारोबारों में से एक है। विमान खरीदना या लीज पर लेना अरबों रुपए का काम है। एयरपोर्ट फीस, ईंधन की कीमतें, पायलटों की तनख्वाह, रख रखाव, ये सब मिलाकर एक भयंकर खर्चे का बोझ बनता है। और ऊपर से भारत में एविएशन फ्यूल पर टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा था। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा, कभी ना कभी दिवालिया हो चुकी हैं। ये उद्योग उतना ही खूबसूरत था जितना खतरनाक। माल्या को यह पता था, लेकिन उनका जवाब था, मैं वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया। 2007 में माल्या ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एयर डेक्कन खरीद ली। एयर डेक्कन भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन। कैप्टन GR गोपीनाथ ने इसे बनाया था ताकि आम भारतीय भी हवाई यात्रा कर सकें। यह एयरलाइन घाटे में थी, लेकिन इसके पास था एक चीज जो माल्या चाहते थे, विशाल नेटवर्क और एविएशन स्लॉट्स, यानी हवाई अड्डों पर उड़ान भरने के समय। माल्या ने सोचा, अगर किंगफिशर की प्रीमियम सर्विस को एयर डेक्कन के बड़े नेटवर्क से जोड़ा जाए तो वो एक ऐसी एयरलाइन बना सकते हैं जो हर तरह के यात्री को आकर्षित करे। उन्होंने एयर डेक्कन का नाम बदला, किंगफिशर रेड रखा। लेकिन यहां एक बड़ी गलती हुई। जब आप एक प्रीमियम ब्रांड के साथ एक बजट ब्रांड जोड़ते हैं तो दोनों की पहचान खतरे में पड़ जाती है। जो यात्री किंगफिशर को इसलिए उड़ाते थे क्योंकि वो खास थी, वो अब सोचने लगे ये तो वही एयरलाइन है जो सस्ती उड़ानें भी देती है। और जो यात्री सस्ती उड़ानें चाहते थे वो इंडिगो और स्पाइस जेट के पास चले गए जो और भी सस्ती थी। किंगफिशर दोनों दुनियाओं के बीच फंस गई और साथ में आया एयर डेक्कन का विशाल कर्ज जो अब किंगफिशर के सिर पर था। 2008 में दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तेल की कीमतें आसमान छू गई। भारत में भी महंगाई बढ़ी। यात्रियों ने सस्ती एयरलाइंस की तरफ रुख किया। किंगफिशर का कारोबार डगमगाने लगा, लेकिन माल्या की जीवन शैली नहीं बदली। वो अभी भी अपनी याट इंडियन एम्प्रेस पर पार्टियां देते थे, अभी भी फॉर्मूला 1 की फोर्स इंडिया टीम के मालिक थे,
अभी भी किंगफिशर कैलेंडर बनाते थे जो हर साल सुर्खियां बटोरता था। उनके दफ्तर में एक बड़ी तस्वीर लगी थी जिस पर लिखा था द किंग ऑफ गुड टाइम्स। और उस वक्त उनकी एयरलाइन के कर्मचारी घर पर बैठकर सोच रहे थे कि इस महीने का किराया कहां से देंगे। 2009, 2010, 2011 हर साल किंगफिशर का घाटा बढ़ता गया। कंपनी ने भारत के सबसे बड़े बैंकों से हजारों करोड़ रुपए उधार लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई, यूको बैंक, एक के बाद एक बैंक ने किंगफिशर को लोन दिया। इन बैंकों में आम भारतीयों का पैसा था, आपका पैसा, मेरा पैसा। सवाल यह है, बैंकों ने पैसा क्यों दिया? क्योंकि माल्या प्रभावशाली थे, वो राज्यसभा सांसद थे, उनके संपर्क थे और बैंक सोचते थे इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी ब्रांड डूबेगी नहीं। ये भी एक बड़ी गलती थी। 2011 के अंत तक किंगफिशर पर कुल कर्ज करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका था। एयरलाइन ने कुछ विमान वापस कर दिए थे, कई रूट बंद हो गए थे, पायलटों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही थी। एयर होस्टेसेस जो कभी चमकते चेहरों के साथ यात्रियों का स्वागत करती थीं, अब अपने बकाया वेतन के लिए आंदोलन कर रही थीं। मुंबई के एक एयरपोर्ट पर एक पायलट ने कहा, हम लोगों की जान अपने हाथ में लेकर उड़ते हैं और हमें नहीं पता कि अगले महीने हम अपने बच्चों को खाना खिला पाएंगे या नहीं। दिसंबर 2011 में डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने किंगफिशर को नोटिस भेजा। सवाल था, आपकी एयरलाइन की सुरक्षा कैसी है? क्योंकि जिन विमानों का रखरखाव महंगा था, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी। माल्या हर बार मीडिया के सामने आते और कहते, सब ठीक हो जाएगा, हम निवेशक ढूंढ रहे हैं, हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन पीछे से सच्चाई कुछ और थी। अक्टूबर 2012 किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस निलंबित हो गया। जिस लाल रंग के विमान ने एक बार आसमान में शान से उड़ान भरी थी, वो अब हवाई अड्डों पर खड़े थे, धूम खाते हुए। उन पर लगे किंगफिशर के लोगो अब बेमानी लग रहे थे। करीब 9,000 कर्मचारी, पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, एयर होस्टेसेस अचानक बेरोजगार हो गए। कईयों को महीनों की तनख्वाह नहीं मिली थी। कुछ ने मकान मालिकों से वक्त मांगा, कुछ ने बच्चों की स्कूल फीस के लिए रिश्तेदारों से उधार लिया। एक एयर होस्टेस ने एक अखबार को बताया, हम अपनी वर्दी में गर्व से जाते थे, लोग हमें देखकर मुस्कुराते थे और आज हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये वो इंसानी कीमत थी जो किंगफिशर की बर्बादी ने चुकाई। अब आया असली सवाल, पैसा कहाँ गया? जांच शुरू हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई और दूसरी एजेंसियां माल्या के पीछे पड़ गई। धीरे धीरे एक तस्वीर सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। बैंकों से लिया गया पैसा सिर्फ एयरलाइन पर नहीं लगाया गया था। माल्या की विभिन्न कंपनियों के बीच पैसा घूमता रहा। फर्जी लेन देन के आरोप लगे, कर्ज लेने के लिए जो गारंटियां दी गई थीं वो भी संदिग्ध थीं। बैंकों का कुल बकाया अंततः 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। और माल्या 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए। जाने से पहले कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं, लेकिन जब वो गए तो पूरा देश चौंक गया। अगले दिन अखबारों में बड़ी सुर्खियां थीं, किंग ऑफ गुड टाइम्स ने देश छोड़ा। संसद में हंगामा हुआ, आम लोगों में गुस्सा था। जो आदमी पार्टियां देता था, याट पर जीता था, हजारों करोड़ का कर्ज छोड़कर चला गया था। लंदन में माल्या ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं भागा नहीं, मैं एक कारोबारी हूं जिसका कारोबार नाकाम हो गया। लेकिन भारत सरकार ने प्रत्यार्पण की मांग की, यानी उन्हें वापस भारत लाओ। ब्रिटेन की अदालतों में लंबी लड़ाई चली। 2017 में भारत सरकार ने माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित किया। उनके भारत में जो भी संपत्ति थी, बंगले, ऑफिस, गाड़ियां, कंपनियों में हिस्सेदारी, सबको जब्त किया जाने लगा। यूबी ग्रुप का मशहूर हेडक्वार्टर, मुंबई और बेंगलुरु की संपत्तियां, सब पर सरकार का ताला लग गया। किंगफिशर हाउस, जहां कभी एयरलाइन का शानदार ऑफिस था, वो नीलाम हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक व्यवस्था की कहानी है। वो बैंक जिन्होंने इतना बड़ा कर्ज दिया, उनके अधिकारियों से सवाल हुआ, आपने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया? जब एयरलाइन घाटे में थी, तब आप और कर्ज क्यों देते रहे? जवाब कभी पूरी तरह नहीं मिला। वो नेता और नौकरशाह जिन्होंने माल्या के दबाव में बैंकों पर प्रभाव डाला, उन पर भी सवाल उठे। कुछ जांच हुई, लेकिन न्याय आज भी पूरा नहीं हुआ। और वो 9,000 कर्मचारी जिनकी तनख्वाह गई, जिनका करियर टूटा, उनमें से कईयों को आज भी पूरा बकाया नहीं मिला। एक पायलट जिसने 15 साल किंगफिशर में काम किया था, उसने एक साक्षात्कार में कहा था, हमने उस एयरलाइन को अपना सब कुछ दिया था और जब वो गई तो ऐसा लगा जैसे कोई अपना चला गया, लेकिन जिन लोगों ने इसे बर्बाद किया वो मजे से बाहर हैं। ये दर्द, ये बेबसी, ये असली किंगफिशर की कहानी है। अब जरा रुकिए और सोचिए, किंगफिशर क्यों डूबी? क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत थी? क्या ये सिर्फ तेल की बढ़ती कीमतें थीं? क्या ये सिर्फ प्रतिस्पर्धा थी? नहीं, किंगफिशर डूबी क्योंकि उसकी नींव दिखावे पर थी, असलियत पर नहीं। जब कोई कंपनी मुनाफे से ज्यादा इमेज पर ध्यान देती है, वो खतरे में होती है। जब कोई कारोबारी अपनी कंपनी की हालत जानते हुए भी अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलता, वो गलत रास्ते पर होता है। जब बोर्ड रूम में ऑनेस्ट सवाल नहीं पूछे जाते, तो बाहर तूफान आने का इंतजार होता है। माल्या ने सपना देखा था एक वर्ल्ड क्लास इंडियन एयरलाइन का। वो सपना बुरा नहीं था,
लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो ज़मीनी समझ, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, वो कभी थी ही नहीं। जब आप एक लग्जरी ब्रांड बनाते हैं लेकिन उसके लिए उधार लेते हैं, जब आप एयर डेकन जैसी डूबती कंपनी खरीदते हैं बिना सोचे कि उसका बोझ कौन उठाएगा, जब आप अपने कर्मचारियों की तनख्वाह रोककर खुद पार्टियां देते हैं, तो आप सिर्फ एक कंपनी नहीं, आप हजारों लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। ये नैतिक सवाल है, और ये नैतिक सवाल किंगफिशर की कहानी के केंद्र में है। 2023 में ब्रिटेन की अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण की इजाजत दी, लेकिन माल्या ने हर संभव कानूनी रास्ता अपनाया। वो अभी भी लंदन में है। भारत सरकार और बैंकों ने उनकी संपत्तियां बेचकर कुछ पैसा वापस लिया, लेकिन हजारों करोड़ अभी भी बाकी हैं। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब भी लंदन में है। कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन किंगफिशर के लाल विमान जो कभी आसमान में चमकते थे, अब नहीं है। वो हवाई अड्डों पर खड़े खड़े जंग खाते रहे जब तक उन्हें बेचा नहीं गया। एक विमान की उम्र होती है आसमान में उड़ने की। जब वो जमीन पर खड़ा रह जाए तो वो सिर्फ धातु का एक बड़ा टुकड़ा रह जाता है। किंगफिशर भी ऐसे ही रह गई। भारत में बहुत से लोग आज भी किंगफिशर को याद करते हैं, उस स्टाइल के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ। कुछ लोग कहते हैं काश वो एयरलाइन आज होती, लेकिन जो लोग उस एयरलाइन में काम करते थे, जिनकी तनख्वाह गई, जिनका पीएफ डूबा, जिनके करियर टूटे, उनके लिए किंगफिशर की याद उतनी रंगीन नहीं है। यही फर्क है एक दर्शक की नज़र और एक भुक्तभोगी की आंखों में। तो क्या सीख लेते हैं हम इस कहानी से? पहली बात, कोई भी बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो, कैश फ्लो के बिना नहीं चल सकता। इमेज और ब्रांड वैल्यू जरूरी हैं, लेकिन पहले बैलेंस शीट सही होनी चाहिए। दूसरी बात, कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन कर्ज उतना ही लो जितना चुका सको। जब आप दूसरों के पैसे से ऐश करते हो तो वो दिन दूर नहीं जब हिसाब देना पड़ेगा। तीसरी बात, जब आपकी कंपनी मुश्किल में हो तो सबसे पहले अपने कर्मचारियों का ख्याल करो। वो लोग जिन्होंने आप पर भरोसा करके अपना वक्त और मेहनत दी, उनकी रोटी पर पहला हक है। चौथी बात, बड़े सपने देखो लेकिन पांव जमीन पर रखो। जो इंसान सिर्फ ऊपर देखता रहता है वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है। और पांचवी बात, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जो भी हो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो। देश छोड़कर भागना कोई हल नहीं है। किंगफिशर की कहानी एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, ये एक इंसानी कहानी है, लालच की, घमंड की और उस दुखद सच्चाई की कि जब बड़े लोग गिरते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जो उनके नीचे काम करते थे। भारत के हर बिजनेस स्कूल में किंगफिशर की कहानी पढ़ाई जाती है। हर स्टार्टअप को, हर एंटरप्रेन्योर को ये कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी याद दिलाती है कि आसमान में उड़ना आसान है, लेकिन जमीन पर टिके रहना असली कामयाबी है। और अंत में एक आखिरी बात, मुंबई के उस हवाई अड्डे पर जहां वो यात्री 2012 में खाली हाथ लौटा था, आज एक और एयरलाइन उड़ान भर रही है, नई, तेज, मजबूत। और उसका टिकट लेते वक्त शायद वो यात्री एक पल के लिए रुकता है और सोचता है उन लाल रंग के विमानों के बारे में, उस एयरलाइन के बारे में जो इतनी ऊंची उड़ी और इतनी तेजी से गिरी, और उस सबक के बारे में जो किंगफिशर ने पूरे देश को दिया। दिखावा आसमान तक ले जा सकता है, लेकिन सच्चाई के बिना वहां टिकना मुमकिन नहीं।